ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस और ओसीडी जैसे कई और मेंटल हेल्थ इश्यूज का आज लोग शिकार हो रहे हैं और इसके बारे में वो अवेयर भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे फाइट कैसे करना है, लोगों अभी तक पता ही नहीं कि ये चीज़ होता क्या है और वो उसके बीच में फंसते जाते हैं। मेंटल हेल्थ इशू होता क्या है? जब भी हमारे थॉट्स में या इमोशंस में कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं तो हम उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज कहते हैं। ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ये सिर्फ वीक माइंडसेट्स वालों के लिए है या फिर ये बाकियों पे भी इम्पैक्ट करता है? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनका माइंड वीक होता है, बट एक्चुअल में मेंटल हेल्थ इश्यूज के 3 मेन कारण होते हैं। ओके, लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके लाइफ में ये स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है और उसके सिम्टम्स जो रहते हैं वो कैसे समझ आएंगे फिर? ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस और ओसीडी जैसे कई और मेंटल हेल्थ इश्यूज का आज लोग शिकार हो रहे हैं और इसके बारे में वो अवेयर भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे फाइट कैसे करना है, लोगों अभी तक पता ही नहीं है कि ये चीज़ होता क्या है और वो उसके बीच में फंसते जाते हैं। मैं राज हरियाणी, आपका होस्ट फ्रॉम अर्बन डिजिटल स्टूडियो, आज एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिनका एक्सपीरियंस ही उनकी तारीफ है। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्लीज़ वेलकम डॉक्टर नील शाह। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बता सकूं। सो थैंक यू सो मच। जी सर। एंड आपका जो ये टॉपिक है ये इतना इंटरेस्टिंग है और मैं पर्सनली खुद ये कहना चाहूँगा कि लोगों तक ये मैसेज जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए बिकॉज़ वो इसमें उलझते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रैंकली मुझे पहले तो ये बताइए कि मेंटल हेल्थ इश्यू होता क्या है? मुझे सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करना है। ओके, तो जैसे आप जानते हैं कि हम सब लोगों का एक माइंड होता है, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, करेक्ट। ठीक है? और जो हमारा ब्रेन होता है, हुँ, हुँ। वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ। तो जब भी हमारे थॉट्स में या इमोशंस में कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ होते हैं, तो हम उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कहते हैं। हुँ, हुँ। ओके, सो दैट इज़ बेसिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ओके। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में क्या-क्या आता है? लाइक एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? ओके, तो जैसे हमारी बुक्स में तो 350 टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। हुँ, हुँ। बट जो कॉमन प्रैक्टिस होती है, उसमें हम 6 टू 7 इश्यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है डिप्रेशन, हुँ, ओके? सेकंड इज़ एंग्ज़ायटी, हुँ। थर्ड इज़ ओसीडी, देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और एडिक्शंस और चाइल्डहुड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो कि बच्चों में होते हैं। तो ये जो 7 टाइप के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और कुछ-कुछ रेयर इश्यूज़ भी होते हैं, तो टोटल 350 टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। मतलब इतने सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसके उसके सॉल्यूशंस वगैरह निकालना तो बहुत लॉन्ग जर्नी रहता है। यस। बट बेसिकली अभी लोगों को सिर्फ़ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वगैरह इसके बारे में पता है। हुँ, बट जैसे आपने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया भी हुँ, है, हुँ। वो क्या होता है? उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ओके, तो स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, हुँ, हुँ। तो इसमें मेन सिम्पटम्स क्या होते हैं कि लोगों को शक होता है, हुँ, ओके? सो फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को ऐसा लगता है कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं। अगर बाहर कोई 2-3 लोग बातें कर रहे होंगे, वो उन्हें जानते भी नहीं होंगे, फिर भी उन्हें शक होता है या डाउट होता है कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। या फिर उन्हें ऐसा शक होता है कि लोग मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारना चाह रहे हैं, मेरे घर में कैमरेज़ लगा दिए हैं और वो मुझ पे नज़र रख रहे हैं। तो बेसिकली इसे हम डिल्यूज़न कहते हैं। ओके। डिल्यूज़न यानी कि शंका, ओके? जो सेकंड मेन सिम्पटम होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, वो होता है कि उनके कानों में आवाज़ आती है, ओके? तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। बराबर। पर स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि उनके आस-पास कोई नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। उन्हें कोई दिख भी नहीं रहा होता है, कोई बात भी नहीं कर रहा होता है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर भी उन्हें लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि सिर्फ़ उन्हें सुनाई देती है, दूसरे लोगों को सुनाई नहीं देती है। हुँ, हुँ, हुँ। तो साइकियाट्री की भाषा में हम इसे ऑडिटरी हैलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये जो 2 मेन सिम्पटम्स हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं। यानी कि डिल्यूजन्स मतलब शक और हैलुसिनेशंस मतलब कानों में आवाज़ आना, ओके? उसके अलावा आपने कुछ लोगों को देखा होगा जैसे वो अकेले में बात करते रहते हैं, ओके? अकेले में बात करते रहते हैं, अकेले में हँसते रहते हैं, एग्ज़ैक्टली। ओके? हुँ, हुँ। और वो अपना ध्यान भी नहीं रखते जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, हुँ, हुँ। जैसे उनका नहाने का, कपड़े पहनने का या बाल बनाने का, ये चीज़ों पे भी वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें होती हैं, हुँ, ये स्किज़ोफ्रेनिया के मेन लक्षण होते हैं।
और इन चीज़ों को देखकर हम स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज़ कर सकते हैं। ओके, सो मतलब स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी चीज़ है, मतलब काफ़ी लोग इसको सफ़र कर रहे हैं एंड उनके डे टू डे लाइफ़ में ये चीज़ हो रही है, बट उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है। हाँ। तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके लाइफ़ में ये स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है और उसके सिम्पटम्स जो रहते हैं, वो कैसे समझ आएँगे फिर? ओके। तो ज़्यादातर क्या होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, हुँ, हुँ, ओके? हुँ। उन्हें लगता है कि एक्चुअल में लोग मतलब मुझ पे शक कर रहे हैं या मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं, ओके? उन्हें एक्चुअल में लगता है कि जो कानों में आवाज़ आ रही है वो सच है। तो मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हमारे पास उनके रिलेटिव्स लेकर आते हैं, ओके? क्योंकि वो बाहर से देख सकते हैं कि ये अकेले में बात कर रहा है, ये खुद का ध्यान नहीं रख रहा है या फिर इसको आवाज़ें आ रही है, ये शक कर रहा है, ओके? इसने काम पर जाना छोड़ दिया है, ये लोगों से बात नहीं कर रहा है। तो ये लोगों को दिखता है। तो 95% ऑफ द केसेज़ में पेशेंट के रिलेटिव्स हमारे पास उस पेशेंट को लेके आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। पर 5% पेशेंट्स में अगर किसी पेशेंट को इनसाइट हो तो वो सामने से भी आ सकता है कि सर मुझे कानों में आवाज़ आ रही है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो कुछ-कुछ लोग डायरेक्टली भी आते हैं बट मैक्सिमम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स रिलेटिव्स लेकर आते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ये सिर्फ़ वीक माइंडसेट्स वालों के लिए है या फिर ये बाकियों पे भी इम्पैक्ट करता है? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनका माइंड वीक होता है। बट एक्चुअल में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के 3 मेन कारण होते हैं, ओके? तो उसे हम बोलते हैं बायो, साइको, सोशल मॉडल, ओके? तो बायो का मतलब बायोलॉजिकल यानी कि आपकी बॉडी, हुँ, हुँ। मतलब आपके ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इसमें वीक माइंड का कोई मतलब नहीं है, मतलब वो किसी को भी हो सकता है। हुँ, अमीर को, गरीब को, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले को, वीक माइंडसेट वाले को, वो किसी को भी हो सकता है, हुँ। ओके? सेकंड जो होता है वो होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज़, कर ओके? तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड होती है, यानी उसे अकेले रहना पसंद होता है। किसी की पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्टेड होती है, मतलब वो बाहर लोगों से ईज़िली बात कर सकता है। या फिर अगर सेम स्ट्रेस हो तो एक इंसान उसको अच्छे से हैंडल करता है और जो दूसरा इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं यानी आप सिचुएशंस को किस तरह से कोप करते हो, किस तरह से हैंडल करते हो। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। और जो थर्ड फैक्टर होता है वो सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर्स मतलब आपकी आस-पास की एनवायरनमेंट, यानी कि आपके पेरेंट्स आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या है या फिर आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। तो ये सारी चीज़ों के स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वीक माइंडसेट वालों को ही मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। ये तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से एक्चुअल में सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ओके, मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मेंटल हेल्थ इशू के लिए और जैसे आपने बताया कि इतने सारे टाइप है, 300 प्लस टाइप रहते हैं इसमें। हुँ, बट लोगों को आज के बारे में जो बेसिक है, हुँ, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी, ये सब हो गया, बट इसके बारे में भी लोगों को डीप में इन्फॉर्मेशन नहीं है। हुँ। तो इसके बारे में भी मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि कैसा है? ओके। तो जैसे इंडिया में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है, हुँ, वो अभी थोड़ा बढ़ रहा है, ओके? स्पेशली यंगर जनरेशन में जो कि जेन ज़ी है। करेक्ट। पर 15-20 साल पहले जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस था वो बहुत ज़्यादा कम था, हुँ, हुँ, ओके? हुँ। तो लोगों को ऐसा लगता था कि अगर मुझे कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो भी रहा है, हुँ, हुँ। तो मैं खुद से हैंडल कर सकता हूँ, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता था कि मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो तो आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप पागल हो, बट ऐसा नहीं होता है, बट लोगों की अवेयरनेस उस समय में कम थी। बट पिछले 5 से 10 साल में मैं देख रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ओके? और जो मेट्रो सिटीज़ है और यंगर जनरेशन है, उसमें ये अवेयरनेस ज़्यादा है, ओके? पर जो अभी गाँव के लोग हैं, उनमें भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो कोई बाहर की चीज़ों की वजह से होते हैं। जैसे किसी ने मुझ पे जादू-टोना कर दिया है या कोई मुझ पे जेलस है, तो इसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास वो बहुत लेट आते हैं। पहले वो ये सारी चीज़ें करते हैं, मंदिर में जाना, किसी बाबा को दिखाना और फिर बाद में उन्हें पता चलता है ये एक्चुअल में मेंटल हेल्थ इलनेस थी और तब वो हमारे पास आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंडिया में बढ़ रहा है, बट जो रूरल एरियाज़ और जो टाउन्स है, वहाँ पे और बढ़ने की क्षमता है। मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी अच्छे लेवल पर है, बट रूरल एरियाज़ में और बढ़ सकता है। सो जैसे कि
अभी ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है सब जगह, तो उस वजह से वो अवेयर नहीं हैं और उनके लाइफ़स्टाइल में भी उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। यस। सो लाइफ़स्टाइल में इश्यूज़ होने का जो मेन कारण है, कॉमन इश्यूज़, वो क्या होता है? जैसे जब हम कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं, तो हमारा उसमें मेन क्राइटेरिया ये होता है कि उनका सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होना चाहिए, बराबर? यानी कि मेंटल हेल्थ इश्यू के वजह से उनकी सोशल लाइफ और उनके प्रोफेशन में अफेक्ट होना चाहिए, ओके? ओके। तो डिप्रेशन और एंजाइटी या कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू हो, अगर उसकी वजह से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो अपने स्कूल में नहीं जा रहा है, ओके? उसका पढ़ाई में फोकस कम हो रहा है, उसके एग्जाम्स में मार्क्स कम हो रहे हैं, मतलब उसका ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन हो रहा है, या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो वो अपने प्रोजेक्ट के डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाता है, या फिर वो अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पाता है, या फिर वो जॉब से लीव लेने लगता है। और मेंटल हेल्थ इशू की वजह से अगर कोई पर्सन मैरिड है, तो उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं वाइफ के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ। तो मेंटल हेल्थ इशू की वजह से आपकी लाइफ का हर एक डायमेंशन अफेक्ट होता है, ओके? क्योंकि अगर आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, पीसफुल रहोगे, तो आप बाकी चीज़ें भी अच्छे से कर फ़ोकस पाओगे। नहीं हो हाँ, पाता है उस पे। पर अगर आप डिप्रेस्ड हो और एंग्ज़ियस हो, तो आप कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाओगे। तो वो आपके लाइफ़ के सारे एरियाज़ को अफ़ेक्ट करता है। आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को, आपके प्रोफ़ेशन को, तो हर एक एरिया को वो अफ़ेक्ट कर सकता है। सो इसका जो सॉल्यूशन है, अभी जैसे कि बाकी लोग इसके लिए समझिए फिजियोथेरेपी ले लेते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मेडिसिन्स ले लेते हैं, हाँ। तो इसका एक कोर सॉल्यूशन क्या है, वो बता सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, वो बायो साइको सोशल मॉडल की वजह से होते हैं, ओके? तो हमें ये तीनों एरियाज़ को टारगेट करना पड़ेगा ट्रीटमेंट देने के लिए, ओके? तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉडल में केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उसे हमें मेडिसिन से ट्रीट करना होता है, ओके? फिर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, यानी कोई इंट्रोवर्टेड है, वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकता है, उसके कोपिंग मैकेनिज़्म्स वीक है, तो उनमें हम थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, ओके? और जो सोशल फैक्टर्स है, तो हम उनकी सोशल एनवायरनमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान अल्कोहल से एडिक्ट है और उसका मेन रीज़न ये है कि उसके घर में उसके वाइफ़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ये सोशल इश्यू हो गया। तो मैं भले उसे मेडिसिन दे दूँगा, पर जब तक मैं उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करूँगा, तब तक उसका अल्कोहल बंद नहीं होगा। करेक्ट। सो तो बेसिकली अल्कोहल जो है, वो भी एक एडिक्शन है और उसके वजह से भी मेंटल हेल्थ को इश्यू हो सकता है। यस, यस। सो उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, उसे भी हम इसी तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है? बायो-साइको-सोशल मॉडल की तरह, ठीक है? जैसे कि कोई अगर अल्कोहल ले रहा है, तो सबसे पहले जब भी कोई इंसान बहुत समय से अल्कोहल ले रहा है, तो उसे बहुत सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, ओके? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 10 साल से अल्कोहल ले रहा है और तुरंत उसने अल्कोहल लेना बंद कर दिया, तो उसमें बहुत सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, जैसे उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, उसे नींद नहीं आती है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उसके कानों में आवाज़ आने लगता है और सीरियस केसेस में उन्हें मिर्गी का झटका भी आ सकता है या फिर वो अपने आसपास के लोगों को पहचानना भी भूल जाते हैं, ओके? तो ये सारी चीज़ें अल्कोहल छोड़ने की वजह से हो सकती है। तो हमारा मेन एम क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट्स के जो सिम्पटम्स है उसको ठीक करते हैं। ये जो भी सिम्पटम्स उसे हो रहे हैं, इसे हम दवाइयों की मदद से ठीक करते हैं। जब ये सारे सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, तो जब पेशेंट घर पे जाता है तो फिर से उसका अल्कोहल स्टार्ट हो सकता है। तो हम उसे कुछ मेडिसिन्स देते हैं, जिसके वजह से उसे अल्कोहल की क्रेविंग कम हो जाए, यानी उसकी अल्कोहल पीने की तलब कम हो जाए। तो हम उसे कुछ मेडिसिन्स देते हैं, साथ ही साथ हम उसे कुछ टेक्निक्स भी सिखाते हैं, ओके? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अल्कोहल बंद किया था बट मेरे फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि आज मेरी बर्थडे पार्टी है तो मेरे साथ अल्कोहल पीने आ जाओ। तो हम उसे सिखाते हैं कि आपको किस तरह से ना बोलना है आपके फ्रेंड को। आप कितनी भी मेडिसिन ले रहे हो बट अब अगर आप ना नहीं बोल पाओगे और आप आपके फ्रेंड के साथ चले जाओगे तो आप फिर से अल्कोहल पीना शुरू कर दोगे। करेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इम्पोर्टेंट है सेल्फ और सेल्फ कॉन्फिडेंस। कंट्रोल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हाँ, चीज़ में, नहीं तो फ्लो में आप एक आपका जो पूरा ट्रीटमेंट चालू है, वो भी बिगड़ वो जाता भी बिगड़ है। जाएगा, ओके। ठीक है। और इन चीज़ों के अलावा हम उन्हें एक कम्युनिटी या ग्रुप का भी पार्ट होने को बोलते हैं। जैसे कि एक ग्रुप होता है अल्कोहलिक्स का जिसे हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस ग्रुप बोलते हैं। तो उसमें ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने काफ़ी समय से अल्कोहल ली है और अभी काफ़ी सालों से उनकी अल्कोहल बंद हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, जो लोग नए होते हैं यानी जिन्होंने अभी-अभी अल्कोहल छोड़ा है और उन्हें दिक्कत हो रही है अल्कोहल छोड़ने में, तो वो उन्हें हेल्प करते हैं और मदद करते हैं कि अल्कोहल छोड़ने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और आपकी लाइफ़ किस तरह से चेंज होती है। तो हम उन्हें उन ग्रुप का भी पार्ट होने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से हम एक होलिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं,
मेडिसिन्स के साथ, थेरेपी के साथ और ग्रुप थेरेपी सेशंस जो कि वो अल्कोहलिक अनोनिमस ग्रुप में कर सकते हैं। ओके, सो मतलब आप एकदम प्यूरीफाइंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे वे में करते हो और एक सही राह भी दिखाते हो। यस, बेसिकली एक अच्छी मछली अगर वो खराब तालाब में है, तो उसको आप सही तालाब तक पहुँचने का ज़रिया भी बना के यस, देते हो। यस। सो आपका जो ये प्यूरीफाइंग का जो प्रोसेस है, ये आप काफ़ी स्टेप बाय स्टेप वे में जाते हो एंड जो लोग हैं, उन्हें आप ये प्यूरीफाइंग का प्रोसेस में ज़रिया भी दिखाते हो। हुँ, मतलब एक जो अच्छी मछली रहती है, वो खराब तालाब में रही, तो वो खराब तालाब से लेके उसको सही तालाब तक का जो जर्नी है, वो भी आप प्रोवाइड यस, करते हो। यस, एग्ज़ैक्टली। ओके, सो सेम वेज़ में जैसे कि एंग्ज़ायटी है, हुँ, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर ये क्या होता है? ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ़ियर और एंग्ज़ायटी में क्या डिफ़रेंस होता है, ओके, यानी कि डर और एंग्ज़ायटी, ओके? तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ, ठीक है? श्योर। सपोज़ आप एक जंगल में गए और आपके सामने शेर आ गया, ओके? तो क्या होगा आपके साथ? आपकी बॉडी में क्या होगा? सेंसेशन रहेंगे वहाँ हाँ, पर। जी सर। तो मोस्टली क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट्स बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। आपको पसीना छूटने लगेगा, ठीक है? और आप वहाँ से भाग जाओगे और आपको बहुत घबराहट महसूस होगी, करेक्ट, ठीक है? तो ये जो चीज़ है इसे हम फ़ियर कहते हैं ओके, और ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है नॉर्मल वेज़। क्योंकि ये आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हुँ, अगर आप डरोगे नहीं और भागोगे नहीं तो शेर आपको मार देगा, हुँ, ठीक है? तो फ़ियर इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? अभी मैं एंग्ज़ायटी के बारे में बताता हूँ। एंग्ज़ायटी जो होता है वो अलग होता है। तो सपोज़ कीजिए कि कोई स्टूडेंट है और उसकी कल एग्ज़ाम है, हुँ, हुँ, ओके? हुँ, और उसे अभी से डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन्स आएँगे, हुँ, हुँ, मैं पास होऊँगा या फ़ेल होऊँगा, हुँ, हुँ, ओके? तो इसे हम एंग्ज़ायटी कहते हैं। तो ये डिफ़रेंस होता है फ़ियर और एंग्ज़ायटी के बीच में। जो फ़ियर होता है उसमें जो डेंजर होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि जैसे कि शेर। जो एंग्ज़ायटी होता है उसमें फ़ियर इंटरनल होता है। मतलब अभी तक एग्ज़ाम्स आई नहीं है, हुँ, हुँ, फिर भी वो इंसान डर रहा है, ओके? फ़ियर में जो डेंजर होता है वो लाइफ़ थ्रेटनिंग होता है, यानी शेर हमें मार सकता है, हुँ, हुँ, ओके? हुँ, या फिर एंग्ज़ायटी में जो डेंजर होता है वो लाइफ़ थ्रेटनिंग नहीं होता है, यानी एग्ज़ाम्स किसी के लिए लाइफ़ थ्रेटनिंग नहीं होती है, हुँ, 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 ओके? तो ये डिफ़रेंस होता है फ़ियर और एंग्ज़ायटी के बीच में, ओके? और जो एंग्ज़ायटी होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ओके? जैसे? तो जैसे कि जो मेन टाइप होती है, जो सबसे पहले होती है उसे हम सोशल एंग्ज़ायटी कहते हैं। ओके, तो सोशल एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि अगर कोई इंसान होता है तो उसे दूसरे लोगों से बात करते समय एंग्ज़ायटी होती है। यानी बाकी सिचुएशंस में वो अच्छे से रहता है, बट अगर उसे मतलब बहुत सारे लोगों में जाना पड़े, कहीं पार्टी में जाना पड़े, शादी में जाना पड़े या किसी नए इंसान से बात करनी पड़े, तो उसे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी महसूस होती है। यानी उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, उसे पसीना छूटने लगता है और वो उन सिचुएशंस को अवॉइड करता है। तो इसे हम सोशल एंग्ज़ायटी कहते हैं, ओके? जो सेकंड टाइप ऑफ एंग्ज़ायटी होती है उसे हम परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी कहते हैं। तो परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि अगर किसी इंसान को कोई परफॉर्मेंस देना है, तब उसे एंग्ज़ायटी होती है। बाकी सिचुएशंस में वो नॉर्मल होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्टेज पे कोई स्पीच देनी है, तो जब वो स्पीच देने जाएगा या उससे पहले उसे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी महसूस होगी। तो इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी, ओके? जो थर्ड टाइप की होती है उसे हम इलनेस एंग्ज़ायटी कहते हैं। इलनेस एंग्ज़ायटी मतलब बीमारी की एंग्ज़ायटी, ओके, ओके? तो अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो पेशेंट ने मुझसे कहा कि सर मुझे 5-6 महीनों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ओके? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो हर 2-3 दिन में बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यानी मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपना ईसीजी करवाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, 2D इको करवाते हैं और उनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। फिर भी उन्हें यकीन नहीं होता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। उन्हें हमेशा ऐसे ही लगते रहता है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, जबकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुके हैं 10 बार। फिर आखिर में वो मेरे पास आए 6 महीने बाद। तो फिर मैंने डायग्नोज़ किया कि इनको इलनेस एंग्ज़ायटी है। ओके, यानी उन्हें सिर्फ़ सिम्पटम हो रहा है, बट उन्हें लग रहा है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। करेक्ट, और फिर मैंने उन्हें मेडिसिन दिया, थेरेपी स्टार्ट किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये हो गई थर्ड टाइप ऑफ एंग्ज़ायटी जिसे हम इलनेस एंग्ज़ायटी कहते हैं। जो फोर्थ टाइप ऑफ एंग्ज़ायटी होती है उसे हम जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी कहते हैं। तो जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि कोई रीज़न नहीं है, फिर भी इंसान को थोड़ी-थोड़ी एंग्ज़ायटी महसूस होते रहती है। यानी कि दिन में 24 घंटे उसे माइल्ड लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी होती है कि कुछ बेचैनी हो रही है, कुछ घबराहट हो रही है और उसे उसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट, तो इसे हम जनरलाइज्ड एंग्जायटी बोलते हैं। और जो पाँचवें टाइप की एंग्जायटी होती है जो कि आपने भी सुना होगा जिसे हम पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। पैनिक अटैक, यस। हाँ, तो पैनिक अटैक में क्या होता है, जो एंग्जायटी होती है वो बहुत सीवियर लेवल की होती है, बट वो बहुत कम समय के लिए होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 15 मिनट के लिए पेशेंट को क्या होता है, उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। उसे घबराहट महसूस होने लगती है, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी, मतलब मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये 10-15 मिनट के लिए उसे ऐसा होता है और 10-15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी कम हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। तो ये 5 मेन टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मैं अपने क्लिनिक में रेगुलरली देखता हूँ। ओके, सो बेसिकली एंग्जाइटी वो चीज़ है कि लोगों का जो फ्यूचर में हाइपोथेटिकली एक चीज़ होने वाली है, उसके डर में वो हाँ, खुद को यस, हार्म करते रहते हैं। यस, एग्ज़ैक्टली, एग्जैक्टली। एग्ज़ैक्टली। तो इसी तरीके से जैसे डिप्रेशन और सैडनेस हो गया, हाँ, क्या ये दो चीज़ें सेम है या ये अलग अलग है? हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? जैसे मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं या रिलेटिव्स भी आते हैं, वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत डिप्रेस लग रहा है, करेक्ट। ठीक है? बट उन्हें सिर्फ़ 1 दिन उदास लग रहा होता है। तो लोग क्या करते हैं, जो उदासीनता है या सैडनेस है, उसको डिप्रेशन के साथ कन्फ्यूज़ करते कंफ्यूज हैं, कर देते हैं। ओके? तो जो सैडनेस और उदासीनता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, ओके? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी मुझे भी वो फ़ील होता है। अगर मेरी लाइफ़ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तो मुझे कभी-कभी सैड फ़ील होता है, ओके? या फिर मुझे कोई गोल अचीव करना है, अगर वो अचीव ना हो, तो मुझे सैड फ़ील होता है। बराबर। सो सैडनेस इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग, ओके? बट जो डिप्रेशन होता है, वो एक मेंटल हेल्थ इलनेस है, ओके? और जैसे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, उसे डायग्नोज़ करने के लिए क्राइटेरिया होते हैं, उसी तरह से डिप्रेशन को भी डायग्नोज़ करने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं, ओके? जैसे कि कौन से क्राइटेरियाज होते हैं? ओके। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है, वो होता है सैडनेस ऑफ मूड, ओके? जो कि आपने बताया, सैडनेस ऑफ मूड। और जो सेकंड क्राइटेरिया होता है कि जो चीज़ें उन्हें पहले पसंद थी, अभी उसमें उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, ओके। ओके? जैसे पहले उन्हें मूवी देखना पसंद था, तो अभी उन्हें मूवी देखना पसंद नहीं है। पहले उन्हें दोस्तों के साथ बाहर घूमना पसंद था, अभी वो उन्हें पसंद नहीं है। पहले वो क्रिकेट खेलते थे, वो अब उन्हें पसंद नहीं है, ओके? तो सैडनेस ऑफ मूड, उदासीनता और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेज़रेबल एक्टिविटीज़, यानी जो चीज़ें पसंद थी, वो उन्हें अभी पसंद नहीं है। ओके। ये 2 सिम्पटम्स होने चाहिए, ओके। दिस आर कंपल्सरी। और ये 2 सिम्पटम्स 14 डेज़ के लिए होने चाहिए, ओके। ओके? 2 हफ्तों के लिए होने चाहिए। मतलब कम सिर्फ़ से कम। हाँ, यस। सिर्फ़ आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उदास हूँ और मुझे काम में मन नहीं लग रहा है, तो बराबर। मैं उसको डिप्रेशन नहीं बोल नहीं बोल सकता हूँ, सकते हैं। मैं उसको सैडनेस बोल सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। तो ये 2 मेन सिम्पटम होते हैं और उसके अलावा भी और कुछ सिम्पटम्स होने चाहिए, ओके? जैसे कि नींद कम होना, मतलब कुछ लोगों की स्लीप कम हो जाती है, उन्हें रात को नींद नहीं आती है, जिसे हम इनसोम्निया कहते हैं, इंसोम्निया। ओके? फिर उन्हें भूख कम लगती है, यानी उनका खाना कम हो जाता है, ओके? उसके बाद उनका फ़ोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसका पढ़ाई में फ़ोकस कम हो जाएगा। अगर कोई जॉब में होगा तो उसका अपने प्रोजेक्ट्स पर फ़ोकस कम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में एक सिम्पटम होता है जिसे हम बोलते हैं बेक्स ट्रायड, ओके? क्या कहते हैं? बैक्स? बेक्स ट्रायड। बैक्स ट्रायड। तो इसमें क्या होता है, 3 टाइप के सिम्पटम्स होते हैं। एक होता है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, ओके? ओके। तो हेल्पलेसनेस का मतलब कि वो अपने आप को हेल्पलेस समझता है ओके। कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। उसे बेबस महसूस होता है हाँ जी। कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। हम्म। सेकंड जो होता है वो होपलेसनेस होता है, यानी होपलेस अबाउट द फ्यूचर, यानी उसे ऐसा लगता है कि आगे मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं कुछ हो ही सकता है, नहीं मैं कुछ सकता। कर ही नहीं कर ही सकता नहीं हूँ, तो सकता। उसे यस। होपलेस फील होने लगता है। यस। और थर्ड होता है वर्थलेसनेस, यानी वो समझता है कि मैं अनवर्दी हूँ, यानी मैं लाइफ में खुशी डिजर्व नहीं करता ओवर हूँ। थिंकिंग हो जाती है हाँ, सर। यस। मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, मैं लाइफ़ में सक्सेस डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं खुशी डिज़र्व नहीं करता हूँ, तो इसे हम वर्थलेसनेस बोलते हैं। तो ये बैक्स ट्रायड जो होता है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है डिप्रेशन का, ओके? ओके। और इसके अलावा उन्हें गिल्ट महसूस होता है काफ़ी। बहुत गिल्ट है। हाँ, यानी जो पास्ट में उन्होंने मिस्टेक्स किए होंगे, जो उनसे गलतियाँ हुई होगी या जो उन्हें फेलियर हुआ होगा, उसका उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है। पकड़ के बैठते हैं पकड़ वो के उसे। बैठ जाते हैं वो यस। चीज़ों को। ओके। सो मतलब एंग्जाइटी का जो प्रेशर रहता है, सब रहता है, उस चक्कर में ओवर थिंक करने रहते हैं लोग, कोई अनवांटेड कदम भी उठा लेते हैं, राइट? हाँ, तो सीवियर केसेज़ में लोग वो कदम उठा सकते हैं, यानी वो खुद को हार्म कर सकते हैं, तो ऐसा कभी-कभी हो सकता है, ओके? तो ये जो मैंने आपको सारे सिम्पटम्स बताए, ये 2 हफ्ते यानी 14 डेज़ के लिए होने चाहिए। और जैसे मैंने आपको बोला, इन सिम्पटम्स के वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अफ़ेक्ट होनी चाहिए। यानी कि मतलब वो घर के जो लोग हैं, उनसे बातचीत करना कम हो गया है, फ्रेंड्स के साथ घूमना उनका कम हो गया है, या फिर उनके प्रोफ़ेशन या ऑक्यूपेशन में अफ़ेक्ट हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसके पढ़ाई में मार्क्स कम हो रहे हैं, उसके एग्ज़ाम के ग्रेड्स कम हो रहे हैं, या फिर कोई जॉब में है, तो उसकी बहुत ज़्यादा लीव्स हो रही है, ओके?
तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। ओके। ओके, सो ये सिर्फ सैडनेस नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हो गए तो इसे हम एक्चुअल में डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब टेम्परेरी इमोशंस जो रहते हैं उसे हम हाँ, डिप्रेशन नहीं कह नहीं कह सकते हैं। सकते हैं। वो अगर एक कंसिस्टेंसी में एक रेगुलरली हो रही है वो चीज़ें हाँ, और वो हमारे रेगुलर लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो डिप्रेशन काउंट होता है। एग्ज़ैक्टली, ओके। यस। तो इसी तरीके से फिर अभी जैसे कि ओसीडी हो गया, हाँ, तो ओसीडी में तो पूरा टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो हाँ, मुझे उसके बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं? ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओसीडी क्या होता है, ठीक है? तो ओके। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके? तो ओसीडी में क्या होता है कि इंसान का जो माइंड होता है, उसमें एक ही थॉट बार-बार आ रहा होता है, ओके? ये जो थॉट होता है, वो उसे पसंद नहीं होता है। उसे पता है ये मेरा खुद का थॉट है बट उसे वो पसंद नहीं होता है और उस थॉट को उसे दूर करना होता है और वो थॉट उसे बहुत तकलीफ दे रहा होता है। हैमर करता है। हाँ, हैमर कर रहा होता है। हाँ। तो इस थॉट को हम ऑब्सेशन बोलते हैं, ओके? ऑब्सेशन, ओके। तो ऑब्सेशन काफ़ी सारे टाइप्स के हो सकते हैं, ओके? जो सबसे कॉमन ऑब्सेशन होता है, वो ऑब्सेशन होता है गंदगी का, यानी कि कंटामिनेशन का। तो पेशेंट को हमेशा थॉट आता रहता है कि मेरे आसपास की सारी चीज़ें गंदी है। मेरी बॉडी गंदी है, मेरा हाथ गंदा है। अगर मैंने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया, मैंने किसी से हाथ मिला लिया, तो मेरी बॉडी गंदी हो चुकी है। तो ये सारे विचार उसके दिमाग में बार-बार चलते रहते हैं, उसे बहुत तकलीफ देते हैं। वो जब तक क्लीन नहीं होगा उसको हाँ, डिस्टर्ब करता हाँ, रहता है। यस। उसे पता है कि ये विचार नहीं आने चाहिए, करेक्ट, मुझे इसे दूर करने पर वो उसे दूर ही नहीं कर पाता है, करेक्ट, करेक्ट। ओके? तो इस विचार को दूर करने के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है। बराबर, जैसे गंदगी के विचार को दूर करने के लिए वो क्या करेगा? हाथ धोने लगेगा, बराबर। ओके? सैनिटाइज़ वगैरह हाँ, लोग साथ में रखते हैं आजकल हाँ, वही। तो वो हाथ धोने लगेगा या फिर वो अपना घर साफ करने लगेगा, बराबर, ओके? तो अभी उसने घर साफ कर दिया, हाथ धो लिया, तो वो विचार कम हो गया, करेक्ट। बट वो फिर से विचार आ जाएगा, हुँ। ठीक है? फिर से वो हाथ धोने लगेगा, ओके, फिर से वो विचार आएगा, फिर से वो हाथ धोने लगेगा, तो ओके, उसका पूरा दिन ये विचार और इसको दूर करने में ही चला जाता है। ओके। वो तो लूप में फँस वो जाता है लूप वो। में फँस लूप जाता में है फँस और इसको हम ओसीडी बोलते हैं, ओसीडी बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके। ऑब्सेशन विचार है, हुँ, कंपल्शन जो एक्शन वो कर रहा है, एक्शन कर रहा है। ओके? तो ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, एक हुँ, गंदगी का ऑब्सेशन होता है हाँ। जिसके लिए वो वॉशिंग करता है या खुद के हाथ को साफ करता है। कभी-कभी इतना ज़्यादा वो साफ कर देता है कि खुद को ही हार्म कर लेता है। खुद को हार्म कर यस, सकता है, हाँ, हाँ, कर उनकी स्किन पील हो जाती है फील या हो ऐसी जाती है। चीज़ें हो सकती है। यस, मैंने देखा है, लाइव चीज़ें मैंने होते हुए देखी है वो। हुँ। सो सेकंड क्या है इसका? तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ ओसीडी होता है उसमें क्या होता है, हुँ। उनके दिमाग में बार-बार डाउट आता है। ओके। डाउट का मतलब कि मैंने दरवाज़ा बंद किया या नहीं? हुँ। मैंने जो गैस का नॉब है उसे बंद किया या नहीं? तो ये उनके दिमाग में डाउट आता है। अब्सेंस ऑफ माइंड हो जाता है हाँ, वहाँ पर। हाँ, ओके। हाँ। हुँ, तो इसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, बार-बार चेक करते हैं चीज़ों को। करेक्ट। जैसे कि मैंने लॉक बंद किया है नहीं, वो वापस घर आके चेक वापस करेंगे। चेक करें। वापस जाएँगे, वापस घर आके वापस चेक करेंगे। या फिर गैस का नॉब मैंने बंद किया है क्या नहीं, तो फिर से वो चेक करेंगे। तो करेक्ट, इस चीज़ में उनका पूरा दिन निकल जाता है। बराबर। तो ये एक सेकंड कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन है जो कि मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ, ठीक है? जो थर्ड टाइप ऑफ ऑब्सेशन जो होता है उसमें क्या होता है, अलाइनमेंट का ऑब्सेशन होता है। अलाइनमेंट मतलब जैसे आप देख सकते हो कि ये कप रखा हुआ है यहाँ पे, ओके? बराबर। और ये प्लांट रखा हुआ है। तो ये एक लाइन में नहीं है, बराबर, ये थोड़े मतलब एक दूसरे से अलग रखे हुए हैं। करेक्ट। तो जिसको अलाइनमेंट का ऑब्सेशन होता है वो क्या करेगा कि मुझे सब चीज़ें लाइन में स्ट्रेट चाहिए। लाइन में हाँ, चाहिए, यस। सब चीज़ें एक लाइन में चाहिए और हर एक चीज़ के बीच में इतना ही डिस्टेंस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का। बराबर, तो वो एक्यूरेसी के साथ वो करेगा एक्यूरेसी एकदम। के साथ। ओके, तो वो अपने कबर्ड के कपड़े भी ऐसे एकदम अलाइनमेंट में अलाइनमेंट में रखेगा रखेगा। और उनमें डिस्टेंस एकदम ये होना चाहिए। हुँ। तो ये अलाइनमेंट का एक ऑब्सेशन होता है। तो ये जो 3 टाइप के ओसीडी है, ये मैं कॉमनली अपने पेशेंट्स में देखता हूँ। ओके, ओके। तो इसमें जो सबसे डिस्टर्बिंग वाला है वो कौन-सा है ये तीनों में आपके हिसाब से? ओके, सबसे डिस्टर्बिंग तो हैंड वॉशिंग वाला है। हैंड ओके, वॉशिंग, हाँ। क्लीनिनेस है ना, हाँ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सब जगह क्लीनिनेस कम है, तो हाँ। उसके लिए तो वो एक हेल जैसा बन चुका है, बोल हाँ, सकते हो। सही बात है। और उसमें क्या होता है वॉशिंग वाले में कभी-कभी वो फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करने लगते हैं, करेक्ट, कि आप भी चीज़ों को साफ रखो, आप भी अपने करेक्ट, हाथ धो, करेक्ट, ओके? करेक्ट, तो उसकी वजह से फैमिली में भी काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। बेसिकली कोई अगर कहीं गंदी जगह पे हाथ लगा के उनको भी टच करे हाँ, तो उनको उनको डिस्टर्बिंग भी हो जाता है, हाँ, मतलब वो बहुत सेंसिटिव हो हाँ, जाता है। हाँ। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, लास्ट मंथ ही आए थे, हुँ, हुँ। तो उन्हें भी सीवियर ओसीडी था, ऑब्सेशन था। ओके। तो वो नहाने में 2 से 3 घंटे लगाते थे रेगुलरली और 15 से 20 बाल्टी पानी यूज़ करते थे। तो उनके सोसाइटी की टैंकर खत्म हो जाती थी। अरे बाप रे! तो सोसाइटी वाले भी कंप्लेन करने लगे थे। तो इस सीवियर लेवल पर भी कभी-कभी ओसीडी जा सकता है, जो कंटामिनेशन या गंदगी का ओसीडी है। हुँ, हुँ। यस। सो जैसे ओसीडी का तो आपने पूरा वे में बता दिया। हुँ। ओसीडी के अलावा और कौन से ऐसे मेजर है जिसके बारे में आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि अभी तक वो अवेयर नहीं है उसके बारे में? हाँ, ओके। तो उसमें कौन-सा है?
जैसे एक होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ओके, बाइपोलर, यस। तो काफ़ी सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी पता हाँ जी, होता है, हाँ पर जी। जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है उसके बारे में अभी भी थोड़ी कम जानकारी है। मुझे भी इसके बारे में पूरा पता नहीं है, तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रहे हैं कि जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। यस, सो प्लीज़ बाइपोलर के बारे में बता सकते हैं? ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइपोलर हुँ, क्या होता है, ठीक है? हुँ, तो बाय मतलब 2 हुँ, और पोलर मतलब ध्रुव, ओके? करेक्ट। तो हिंदी में हम उसे द्विध्रुवी बीमारी भी बोलते हैं, ओके? द्विध्रुवी बीमारी। ओके। तो क्या होता है, एक इंसान का नॉर्मल मूड होता है, हुँ, देखिए, एक नॉर्मल इंसान का मूड होता है। हुँ, अगर इंसान का मूड डाउन हो जाए या लो हो जाए तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन तो के डिप्रेशन में सब कुछ डाउन होता है, करेक्ट। मूड डाउन होता है, हुँ, वो लोगों से कम बात करते हैं, हुँ, उनका चीज़ों में इंटरेस्ट कम हो जाता है, उनका वर्क में इंटरेस्ट कम हो जाता है, हुँ, उनकी नींद कम हो जाती है, तो सब कुछ बराबर। डाउन होता सब है, माइनस पॉइंट में सब कुछ माइनस में होता है, ठीक है? हाँ। अभी इसके अलावा एक और पोल भी होता है मूड का, ठीक है? ये तो हमने बोला जब मूड डाउन होता है। करेक्ट, अभी जब मूड नॉर्मल मूड से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है ओके। या बहुत ज़्यादा अच्छा हो ओवर जाता है, अचीव कर लेता है। हाँ, हाँ, तो हम उसे मेनिया कहते हैं। ओके, मेनिया कहते हैं या हिंदी में उसे उन्माद कहते हैं, ओके। ओके? तो हम उसे मेनिया कहते हैं। मैंने तो मेनिया के भी कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के हमने सिम्पटम्स बताए, ओके, ओके? तो जो मेनिया के सिम्पटम्स हैं, वो 7 दिनों के लिए होने चाहिए। 7 डेज़ हाँ, ओके। डिप्रेशन के हाँ, सिम्पटम्स हमने देखा 14 डेज़ के लिए चाहिए, बराबर, मेनिया के सिम्पटम्स 7 दिनों के लिए चाहिए। ओके। और जैसे मैंने आपको बोला, मेनिया को ईज़िली समझने के लिए डिप्रेशन के सारे सिम्पटम्स को आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर हाँ, दिया, रिवर्स कर दिया। इसमें उसका मूड सैड रहता है, तो मेनिया में उसका मूड अ, हैप्पी हैप्पी रहेगा, रहेगा। नॉर्मल से भी ज़्यादा हैप्पी रहेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बिना किसी कारण के वो खुश रहते हैं, एग्ज़ैक्टली, ओके? एग्ज़ैक्टली। सेकंड, डिप्रेशन में इंसान लोगों से कम बात करता है, तो इसमें हुँ, हुँ, हुँ। वो ज़्यादा बात करेगा। बराबर, मतलब ओवर वो, एक्ज़ैक्युरेट करेगा। हाँ, करेक्ट। कंटिन्यूअसली वो बात करते रहेगा। आपने उसको एक सवाल पूछा तो वो आधा घंटा, 1 घंटा बोलता बराबर, रहेगा, ओवर एक्सप्लेनेशन देगा, ओवर ऐसा करेगा। एक्सप्लेनेशन करेगा। हुँ, और कभी-कभी लोग अनजान लोगों से भी बात करने लगते हैं। हुँ, जैसे हुँ, हम जो नॉर्मल लोग होते हैं लोग, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम अनजान लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ी बात करते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। ये अनजान लोगों से भी इतने ओवर फ़ैमिलियर हो जाते एक्स्ट्रोवर्ट हैं, रहते हैं ये हाँ, फुल्ली ओके। तो उनसे भी वो बात करने लगते हैं। हुँ, तो ये मेनिया के लक्षण होते हैं। मैंने और उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना, करेक्ट, करेक्ट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हुँ, 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 ओके? हुँ, जैसे मेरे पास बहुत शक्ति है, हुँ, मेरे हुँ। पास बहुत ताकत है, करेक्ट, करेक्ट। भगवान ने मुझे वरदान दिया हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। बराबर। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट थे, हुँ, हुँ, तो उनको भी मेनिया में थे वो। हुँ, हुँ। तो फिर उन्हें मेनिया में ऐसा लग रहा था कि वो मुकेश अंबानी जैसी कंपनी डाल सकते हैं, अरे बाप रे! या वो नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। या उनके पास इतना पैसा है कि वो बहुत सारे कार्स खरीद सकते हैं, बहुत सारे प्लेन्स खरीद सकते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट। ऐसे थॉट्स उनको आ रहे थे। सो दोज़ आर द सिम्पटम्स ऑफ मेनिया, ओके? वो मेनिया करेक्ट। के सिम्पटम्स हुँ, होते हुँ। हैं। तो जब डिप्रेशन और मेनिया साथ में होता है, तो ओके, हम उसे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। डिप्रेशन में सिर्फ डिप्रेशन होता है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर साथ में मेनिया भी हो, तो इस पूरे डिसऑर्डर को हम बाइपोलर बाइपोलर मूड डिसऑर्डर मूड बोलते हैं। डिसऑर्डर ओके। सो ये मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का। कॉम्बिनेशन है, यस। ओके, तो इसके जो सिम्पटम्स है, इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा फिर? ओके। तो इसमें हम मोस्टली मेडिसिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ-कुछ इलनेस होते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, हुँ, हुँ। ये सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। ओके, तो इसमें पेशेंट को पता नहीं चलता है कि मुझे कोई बीमारी है, ओके? ओके। टोटली उसे लगता है अनअवेयर जो मैं कर रहा यस, हूँ वो नॉर्मल है, नॉर्मल है। सच में उनके लिए नॉर्मल रहता है उनके लिए बट नॉर्मल, बाकी सबके लिए वो हाँ। दिख के आता है। हाँ, ओके। यानी कि मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मैं हुँ, मोदी जैसा हूँ, मैं अंबानी हुँ, जैसा हूँ, हुँ, ये चीज़ें उनके लिए नॉर्मल होती है, हुँ, तो उसको बीमारी नहीं समझते हैं। हुँ, हुँ। तो पेशेंट के रिलेटिव्स ही उन्हें हमारे पास लेकर आते हैं। ओके, तो इसका मेन ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से ही करते हैं, क्योंकि पेशेंट उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं होता कि हम उससे बात कर सकें, उसकी काउंसलिंग कर सकें या थेरेपी कर सकें। ट्रू। तो हम मेडिसिन्स के थ्रू ही उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हुँ, ओके? हुँ, और कुछ सीवियर केसेस में कभी-कभी पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ हो रही है या उसके वजह से लोगों को या समाज को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो हम पेशेंट को एडमिट करके भी ठीक करते हैं। तो ये 2 चीज़ों से हम बाइपोलर को ठीक कर सकते हैं। ओके। सो अभी जैसे मेडिकेशन जो आप कह रहे हैं कि मेडिसिन से करते हैं, तो कितने टाइम के लिए वो रहता है? वो पूरा जो सेशन रहता है, वो कितना टाइम रहता है? ये हर एक पेशेंट के लिए अलग-अलग होता है, ओके? ओके। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी को 1 हफ़्ते पहले मेनिया हुआ हुँ, और वो मेरे पास 3-4 दिन बाद ही आ गया, ओके। ओके? तो उसके इलनेस का ड्यूरेशन कम है, हुँ, यानी वो मेरे पास जल्दी आ गया, ओके, तो उसे जल्दी रिलीफ़ मिलेगा।
ओके, क्योंकि सिम्टम्स इतने बड़े नहीं है, वो स्टार्टिंग फेज में ही आ चुका है। करेक्ट। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स में वो 1-2 महीने में भी ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है? मतलब लिमिट्स क्रॉस करने के बाद अगर आते हैं तो उनको ज़्यादा हाँ, टाइम लगता है ठीक हाँ, होने के लिए, बट अगर जल्दी उनको सिम्टम्स पता चल गए और जल्द से जल्द उन्होंने मेडिकेशन वगैरह उसका सॉल्यूशन अप्लाई किया तो जल्द से जल्द ठीक हो हाँ। जाते या फिर कोई दूसरा पेशेंट है जिसको मेनिया है, बट उसके फैमिली मेंबर्स उसे 6 महीने बाद लेके आए। हैं। तो 6 महीने में उसके सिम्टम्स बहुत बढ़ चुके होंगे। हम्म। तो उस टाइम फिर हमें ज़्यादा समय तक ज़्यादा ट्रीटमेंट देना समय पड़ता है। कभी-कभी 1 साल, 2 साल तक भी ट्रीटमेंट चल सकता है। सो अभी तक आपका सबसे लंबा ट्रीटमेंट कौन सा रहा है एक्सपीरियंस, सबसे लॉन्गेस्ट? लॉन्गेस्ट ट्रीटमेंट अभी मेरा 2 इयर्स का रहा है एक पेशेंट का। बट उसके बाद वो ठीक हो गए क्योंकि उन्होंने डिले किया काफ़ी आने में, तो उनके सिम्पटम्स की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो जब सिम्पटम्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो मेडिकेशंस को भी काम करने में टाइम लगता है, कभी-कभी डोज़ भी ज़्यादा लगता है। सो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी है क्योंकि मेडिकेशंस जैसे कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन्स भी यूज़ किया, ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी किए, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, यस। तो इसके भी कुछ हैं? हाँ, तो जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ 30-40 साल पहले की, तो हाँ, साइकियाट्रिक मेडिकेशंस के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स थे। बट पिछले 5 टू 10 इयर्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। तो अभी हम जो लेटेस्ट मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, तो उनके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स है। वो सिर्फ़ सिम्पटम्स पे काम करते हैं। ओके, जैसे आपको डिप्रेशन है तो वो सिर्फ़ सैडनेस पे काम करेगा। ओके, आपको मेनिया है तो वो सिर्फ़ मेनिया पे काम करेगा। ओके, या फिर आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, आपके कानों में आवाज़ आ रही है, वो सिर्फ़ उस पे काम करेगा। ओके, तो जो मेडिकेशंस में न्यूअर मॉलिक्यूल्स या न्यूअर ड्रग्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी मेडिसिन के होते हैं, जैसे थोड़ी-सी एसिडिटी होना, कुछ-कुछ मेडिकेशन से थोड़ी-सी नींद लग सकती है। बट जो पहले थे, उस हिसाब से अभी के जो दवाइयाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। इम्प्रूवमेंट के साथ हो गया। बहुत सेफ़ है, बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत ओके, इम्प्रूवमेंट हुआ है। पेशेंट के फीडबैक से नई-नई दवाइयाँ बन रही है, जिससे उनको कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। अच्छा, तो मतलब वो पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है उस पे ही उस फोकस पे करता है, काम बॉडी करते में और कोई चीज़ों को हाँ, इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ। ओके, सो इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ वो भी हार्म फ्री है, मतलब हुँ। अभी आप कंसिस्टेंसी में भी उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो सिर्फ़ आपको प्योर ही कर रहा है, येस, वो आपको और कोई दिक्कत नहीं दे येस, श्योर। रहा। ओके, तो ऐसे ही समझिए आपका जो साइकोलॉजिकल है, हुँ, उस टाइप में हम मेडिसिन्स वगैरह तो ज़्यादा यूज़ नहीं नहीं, करते, कभी-कभी हम सेशंस वगैरह करते हैं, येस, तो वो सेशंस कितने टाइम के लिए चलते हैं? ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मेडिसिन्स हम कब यूज़ करते हैं और जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी वो कब यूज़ करते वो हैं, कब ओके? यूज़ करते हैं? यस, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? ओके, सपोज़ कीजिए एक इंसान है और उसका एक्सीडेंट हो गया करेक्ट, और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। हुँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसे हॉस्पिटल में ले जाएँगे बराबर, और उसे ऑपरेट करेंगे, हुँ, हुँ, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? फिर 1-2 महीने में जब वो स्टेबल हो जाएगा, तब हम उसे फिज़ियोथेरेपी करने के लिए बोलेंगे, ताकि उसके जो लेग्स है या जहाँ उसे फ्रैक्चर है उसका मूवमेंट हो सके, हुँ, हुँ, ठीक है? तो उसी तरह से साइकियाट्री में भी ऐसे ही होता है। जब किसी पेशेंट को सीवियर सिम्पटम्स होते हैं, तब आप उससे बातचीत नहीं कर सकते हो। तो तब हमें उसे मेडिसिन्स देनी होती है, और जब वो स्टेबल हो जाए, यानी उसके सिम्पटम्स कम हो जाए और कुछ माइल्ड सिम्पटम्स रह जाए, उसके लिए हम काउंसलिंग या थेरेपी का यूज़ करते हैं, ओके? तो जो काउंसलिंग और थेरेपी होती है, उसमें हम काफ़ी सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। जो कॉमनली थेरेपी की टेक्निक होती है, उसे हम सीबीटी बोलते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और उसका रूट कॉज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं उसकी बीमारी का। यानी कि उसे डिप्रेशन महसूस हो रहा है, तो उसे क्यों महसूस हो रहा है? तो जब हम पेशेंट से डीप में सवाल पूछते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें निकल कर मिलती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं अनडिज़र्विंग हूँ, मैं लाइफ़ में कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो उन डीप पैटर्न्स पे हम काम करते हैं साइकोथेरेपी या काउंसलिंग का यूज़ करके। ये जो डीप चीज़ें हैं, ये दवाई से ठीक नहीं होगी। करेक्ट, जो सिम्पटम्स है वो दवाई से ठीक होंगे। करेक्ट, उदासीनता ठीक हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है? एंग्ज़ायटी ठीक हो जाएगी। बट जो डीपर इश्यूज़ है, जो उनके बिलीफ्स नेगेटिविटी है, भरी पड़ी है उनके हाँ, अंदर, वो प्यूरिफाई करने के लिए पॉजिटिविटी साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। साइकोथेरेपी की ज़रूरत रहती है। तो मैं तो ऐसा कहता हूँ कि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर आप दोनों करो, मेडिसिन भी लो और साथ में साइकोथेरेपी भी लो, तो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छा। आपके सिम्पटम्स भी कम होते हैं, तो आपका माइंड शांत होता है और आप साइकोथेरेपी पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। ओके। क्योंकि साइकोथेरेपी लॉन्ग प्रोसेस होता है। वो जल्दी नहीं होता है, उसमें कम से कम 3 महीने देने पड़ते हैं। कम से कम और 3 पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है ना? तो वो स्टेबल माइंड ही कर सकता है। करेक्ट। सो मतलब दोनों एक-दूसरे का बैलेंस है और एक-दूसरे के सपोर्टिव्स है यस, दोनों थेरेपीज़, दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों यस। इम्पोर्टेंट है। सो अभी जो सेशंस रहते हैं, अभी जैसे कि
कोई लोग रहते हैं कि डे टू डे लाइफ में उनके रेगुलर नेगेटिविटी आती है, रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो उन्हें कितने सेशंस लेने चाहिए फिर उसके लिए? दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट या डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट या उनकी सीवियरिटी क्या है या उन्हें क्या अचीव करना है लाइफ में। लेट्स से एकदम मेजर है, तो उसके लिए कितना रहता है? हाँ, तो जैसे मैंने बोला कम से कम 3 महीने, कम से कम 3 में, कम से कम 3 महीने उन्हें वीकली सेशंस लेने पड़ेंगे, वीकली से यानी कि 12 सेशंस, ओके? 12 तो सेशंस। 12 सेशंस में अगर वो सिंसियरली काम करे, जो भी हम उन्हें एडवाइस दे रहे हैं वो फॉलो करे, तो काफ़ी सारी चीज़ें कम हो सकती है। बट अगर उन्हें और डीपर इश्यूज़ पे काम करना है, तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं 6 महीने, 1 साल, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। बट आई वुड से 3 मंथ इज़ मिनिमम, 3 मंथ उससे कम में आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। ओके एंड यस। इसके लिए जो सेकेंडरी सॉल्यूशन है, लोग कुछ मेडिटेशन करते हैं, जिम्स जाते हैं, सब करते हैं, तो इनसे क्या बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर? यस, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बोलते हैं, ओके? तो जो मेडिटेशन होता है या जो माइंडफुलनेस होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपके माइंड को स्टेबल रखता है। तो अगर आप उसे रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप योगा कर रहे हो, वो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखता है। तो मेडिटेशन और योगा से भी बॉडी में बहुत सारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो पेशेंट को खुशी महसूस होती है, काम महसूस होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है। और जैसे आपने बताया जिम या एक्सरसाइज, तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली जिम या एक्सरसाइज करते हैं, उनका हैप्पीनेस लेवल 20% ज़्यादा होता है नॉर्मल इंसानों से, ओके, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तब भी आपके बॉडी में कुछ न्यूरोकेमिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उसके वजह से आपको हैप्पी फील होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही चाहिए, ये मस्ट है। पर अगर आपको कोई बीमारी है, तभी आपको मेडिसिन और थेरेपी की भी ज़रूरत लग सकती है, ओके, ओके? उनकी ज़रूरत लग सकती है अगर आप वो खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप खुद से मेडिटेशन, योगा इन सब से आप हैंडल कर पा रहे हो तो ठीक है, बट अगर वो हैंडल नहीं हो रहा है तो मेडिसिन और थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सारी चीज़ें तो आपको रेगुलरली करती ही रहनी है। जैसे हम हमारे पेशेंट्स को भी बोलते हैं, आपकी मेडिसिन और थेरेपी शुरू है, बट उसके साथ-साथ आप ये सारी चीज़ें भी कीजिए बैकग्राउंड में। ओके, सो ओवरऑल लाइक जिम, मेडिटेशन और ये सब, ये तो एक पार्ट हो गया लाइफ का, हाँ, बट इसके अलावा भी ये तो थोड़ा-सा पार्ट कम करता है, बट ओवरऑल जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, हुँ, उसे मेंटेन करने के लिए आप बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए आपको। यस, यस। यस, ट्रू। तो एग्ज़ैक्टली सर, आपने जितने भी अभी तक ये इन्फॉर्मेशन दी है, जितने भी टाइप्स के बारे में बताया है, लोगों को मोस्टली इसमें से आप कहें तो सभी के बारे में पूरी तरीके से नहीं पता था। तो इंडिया में ऐसा कितना परसेंट रेशियो है कि लोगों को इतना अवेयरनेस पहुँचा और इतने परसेंट लोगों को अभी तक अवेयर्ड ही नहीं है ये चीज़ होती क्या है? तो जैसे अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ था मेंटल हेल्थ का, तो उसमें ऐसा देखा गया कि करेक्ट। मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में 83% ट्रीटमेंट गैप है। अरे बाप रे! यानी लोगों को इलनेस होती है या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बट 83% लोग ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। ओके, ओनली 17% लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो जो भी हम पेशेंट्स देख रहे हैं वो सिर्फ ये 17% में है। बाकी 80% लोगों को भी इलनेस है, बट वो कभी हमारे तक पहुंचते ही नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ा गैप है एक्चुअल में देखा जाए तो अवेयरनेस लेवल में। काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ा क्योंकि सिर्फ़ यस। 17% लोग अगर इसकी हेल्थ के ऊपर केयर कर रहे हैं, तो यानी 83% लोगों को अभी बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यस, यस। एंड ये रेशियो कम करने के लिए आपका विज़न और मिशन क्या है इसके पीछे? मुझे वो जानना है। तो जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो आपकी मेंटल हेल्थ पर ही डिपेंड होती है। करेक्ट। अगर आपके पास सब कुछ है, पर आप अगर खुशी नहीं हो, आप लाइफ को एन्जॉय ही नहीं कर सकते हो, तो उस लाइफ का क्या मतलब? तो ये पॉडकास्ट के थ्रू ही मैं लोगों को ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पहुँचाना चाहता हूँ। उसके साथ-साथ मैं सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ। तो मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ताकि मैं ईज़ी लैंग्वेज में लोगों को एजुकेट कर सकूँ मेंटल हेल्थ के बारे में या उसके ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने लास्ट ईयर एक बुक भी लॉन्च की है, जिसका नाम है डिटॉक्स योर माइंड। तो उस बुक में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताया है और काफ़ी सारे लोगों को टेक्निक्स भी सिखाए हैं, जिसकी वजह से वो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम कर सके। तो इस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में और ज़्यादा अवेयर हो सके और मेरा मिशन और विज़न तो यही है कि अगले 10 से 15 साल में बहुत सारे लोग अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अवेयर हो जाए और वो उसके लिए ट्रीटमेंट ले। मतलब उन्हें शर्म ना आए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे करेक्ट, उन्हें फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ को एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आती है। करेक्ट, किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड करेक्ट। प्रेशर है,
किसी को फ्रैक्चर हो गया, हम्म, तो वो लोग ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर मैं Exactly. चाहता हूँ कि उसी तरह से अगले 10 से 15 साल में लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी एक्सेप्ट करने लगे, कि यस वो भी एक टाइप की बीमारी है और हम उसे दवाइयों से और थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। यस इसे भी मतलब कॉमनली ले बाकी सब चीज़ों जैसे और यस, इसे भी रेगुलरली आप इसका भी ख्याल रखें यस, तो रेदर देन लोग कैसे इसे समझते हैं कि अगर मैं इसके लिए गया पेशेंस यस, साइकोथेरेपी के लिए गया या मेंटल हेल्थ के लिए गया तो मेरे बारे में चार लोग क्या सोचेंगे सब यस, सोचेंगे बट बेसिकली अगर आप ऑलरेडी बीमार हो उसके वजह से और वो आप उनके सामने वैसे जा रहे हो तो हाँ, ऑलरेडी इम्पैक्ट वहाँ पर दिख रहा है वो वैसे भी यस, आपके बारे में वैसा सोच रहे हैं कि ये ऑलरेडी है तो हाँ, रेदर देन अगर आप कर लोगे इसको ये चीज़ हुँ, तो क्या पता आपका इम्पैक्ट वहाँ पर और अच्छा है यस, डे टू डे लाइफ में। ट्रू, ठीक है आपने नेगेटिव माइंडसेट और इनके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा बता दिया। हुँ, बट मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन था कि ये हुँ। पॉजिटिव माइंडसेट वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी कुछ आपके पास है? हाँ, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं हुँ। कि सर क्या पॉज़िटिव थिंकिंग करने से हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कम कर सकते हैं? हुँ, हुँ। और आप देख भी रहे होंगे कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स और पॉज़िटिव करेक्ट, थिंकिंग का वेव चल रहा है। पूरा वेव। सब लोग पॉज़िटिव थिंकिंग के हुँ, हुँ, बारे में हुँ, बात कर हुँ, रहे हुँ। हैं कि आप यस, हमेशा पॉज़िटिव सोचिए, यस। आप हमेशा खुश रहिए। हाँ जी। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स, उनके रिलेटिव्स भी मुझसे ये सवाल हुँ, हुँ, पूछते हुँ। हैं। तो मैं उन्हें एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाता हूँ, ओके? ओके। तो सपोज़ कीजिए आप आपके घर के अंदर गए हुँ, और हुँ। घर में बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, ओके? ये बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बहुत तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं रूम फ्रेशनर मारेंगे, ठीक बराबर, है? तो रूम फ्रेशनर से क्या होगा वो बदबू कम हो जाएगी, कम ठीक है? बट थोड़े समय के बाद 1-2 घंटे के बाद क्या होगा, रूम फ्रेशनर का इफ़ेक्ट चला इफ़ेक्ट जाएगा, चला जाएगा, तो वापस फिर से से वही बदबू चीज़। आएगी। करेक्ट। आप फिर से रूम फ्रेशनर मारोगे, ठीक है? वो भी लूप हाँ, चालू रहेगा। फिर से वो रूम फ्रेशनर का इफ़ेक्ट चला गया, फिर से आपको वो बदबू आने लगेगी, ठीक है? बराबर, तो आप उसमें फँस जाओगे। बराबर। तो पॉज़िटिव थिंकिंग उसी तरह से काम करती है। हुँ, हुँ। जैसे कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग है और आप पॉज़िटिव सोचोगे तो हुँ, आपको टेम्परेरीली अच्छा लगेगा, टेम्परेरी। शायद आधा घंटा, 1 घंटा। हुँ, हुँ। बट जैसे वो पॉज़िटिव थिंकिंग का इफ़ेक्ट चला जाएगा, तो हुँ, फिर से वो नेगेटिव थॉट्स ऊपर आ जाएँगे, करेक्ट। ओके? अभी सपोज़ कीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, हुँ, हुँ। तो रूम फ्रेशनर मारने के बजाय आप वहाँ जाकर ढूँढते हो कि वो गंदी बदबू क्यों आ रही करेक्ट। है ना? हुँ, तो हुँ। फिर आप उस गंदी बदबू के सोर्स को ढूँढते हो, सोर्स कि आपके घर में प्रॉब्लम बहुत सोर्स ज़्यादा क प्रॉब्लम क्या है वो हाँ, पहले में आपके घर में बहुत ज़्यादा कचरा है, उससे गंदी बदबू आ रही है। करेक्ट तो आप क्या करोगे कचरे को फेंक दोगे। फेंक दोगे बाहर निकाल तो कचरे को फेंक दिया तो बदबू चले गई, तो रूम करेक्ट फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर तो उसी तरह से हम थेरेपी और मेडिसिन से काम करते हैं। हुँ, 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 जो नेगेटिव थॉट्स है, हुँ, हुँ। हम थेरेपी के थ्रू उसके रूट को ही निकाल देते हैं। ओके तो जब आपने उसको निकाल दिया तो पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, परमानेंट सॉल्यूशन है परमानेंट सॉल्यूशन हो परमानेंट जाएगा। सॉल्यूशन है पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग का कोई रोल नहीं है। हुँ, हुँ, टेम्परेरी बेसिस के लिए, टेम्परेरी रिलीफ के लिए हुँ, वो भी ज़रूरी है। हुँ, 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 बट आपको अगर परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए तो आपको थेरेपी और इन सब की भी मदद लेनी पड़ेगी। हुँ, सिर्फ हुँ। पॉजिटिव थिंकिंग यूज़ करके आप आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ओवरकम नहीं कर सकते हो। ये तो काफ़ी आपने लाइक दोनों साइड के जो पहलू है वो बहुत अच्छे से आपने कवर किए हैं लाइक नेगेटिव साइड भी एंड पॉजिटिव साइड भी एंड आई होप ऐसे और भी आप जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अगले पॉडकास्ट में आप देते रहोगे। एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है यस। कि लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए जब उन्हें अवेयरनेस पता चलती है इस बारे में कि नहीं मुझे ये चीज़ है हुँ। और मुझे इसका सॉल्यूशन करना है या मुझे इसे परमानेंटली सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो सबसे पहला मैं फर्स्ट स्टेप लोगों को कहता हूँ आप बात कीजिए, ओके। आप डिस्कस कीजिए। हुँ, हुँ, हुँ। आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है हुँ, जो आपको समझ सकता है हुँ, हुँ, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हुँ, हुँ। सबसे पहले उनसे बात कीजिए, करेक्ट। ओके? आपको जो इश्यू हो रहा है उसके बारे में आप डिस्कस कीजिए उनसे, हुँ, ओके? और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हुँ, हुँ। तो आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, करेक्ट। ओके? तो उनके पास आप जाइए और हुँ, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हुँ, हुँ। सब कुछ आपको खुद हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। हर एक लेवल तक एक इंसान हैंडल कर सकता है, बट हुँ, हुँ। एक लेवल के बाद उसे किसी की तो भी ज़रूरत ज़रूरत पड़ती है, रहती है। एक्सटर्नल सपोर्ट की। यस। तो वो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। अगर उनसे ना हो पाए तो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। हमेशा अवेलेबल तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा फर्स्ट स्टेप इज़ टॉक अबाउट इट। टॉक बात अबाउट इट। कीजिए उसके बारे में, हुँ, हुँ। मेंटल हेल्थ की कन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज़ कीजिए। जो दिमाग में भरा पड़ा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ, उसे बाहर निकालिए बाहर एंड निकालिए। अगर आप कोई आपके पास बाहर निकालने के लिए नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक पर्सन तो है, जिसके साथ आप पूरा हाँ, वो शेयर कर सकते हो, ओपन अप हो सकते यस, हैं हाँ, एंड बिना डरे, बिना झिझक के क्योंकि वो कन्वर्सेशन सिर्फ़ आप दोनों के बीच में यस। रहती है। हुँ, कुछ लोग क्या रहता है कि इस वजह से भी बात नहीं करते हैं कि उनका कन्वर्सेशन कहीं और जाएगा, सब जाएगा। यस, बट एक साइकियाट्रिस्ट पूरी तरीके से उनका
प्राइवेसी मेंटेन करता है, 100% पर्सनली कनेक्ट होता है यस, एंड उनके पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज़ है वो भी सॉल्व करता है। ट्रू। जैसे हमें पहले यही सिखाया जाता है कि जी, आपको पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी, मेंटेन रखनी है। मतलब हम हमारे फैमिली मेंबर्स से भी कोई केस डिस्कस नहीं करते। करेक्ट। मतलब हमारे पास कौन आया था, उनका नाम क्या था, हम कभी किसी को डिस्कस नहीं करते, वो हमारी ट्रेनिंग में ही होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, तो जिनको ऐसा डर लग रहा है कि उनकी बातें बाहर निकल के आ जाएगी, पर्सनल चीज़ें, हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल और हुँ, हुँ। बहुत प्राइवेसी में रखा जाता है। वजह से अभी काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अब जो रेशियो है वो चेंज करने में हेल्प आउट करेंगे। यस, एक्चुअली आप के पास आएँगे वो सेशंस के लिए। यस, तो इतनी सारी बातों के बाद आपने जो ऑनेस्टली इतने आंसर दिए हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है सबके लिए, मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए भी 2 शब्द कहिए कि एक मैसेज, पर्सनल मैसेज जो यस, आप पहुँचाना चाहेंगे, तो ओके। प्लीज़। तो मैं सारी ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, वो बिल्कुल फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ की तरह होते हैं। तो आप इनके कन्वर्सेशंस जो है, उसको नॉर्मलाइज़ कीजिए, ओके? लोगों से बात कीजिए, लोगों से डिस्कस कीजिए और आप देखेंगे कि सिर्फ़ बातचीत करने से ही आपको थोड़ा हल्कापन महसूस होगा। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज़ हो गए, तो आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आइए। हम आपकी मदद करेंगे, हम लोगों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको चाहिए होगी, वो हम आपको दे सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो साइकियाट्रिक मेडिसिन्स होती है, उनकी आदत लग जाती है या उनसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। पर जैसे मैंने बताया कि अभी के जो नए मेडिसिन्स हैं, उनकी बिल्कुल भी आदत नहीं लगती है और उनसे ज़्यादा नींद भी नहीं आती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इन दवाइयों की आदत लग जाएगी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप आपकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी और आप दुनिया के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाओगे, आपके गिफ्ट्स और टैलेंट से। सो थैंक यू सो मच सर, आपने आज जो जानकारी इस पॉडकास्ट में दी है, इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में जो बदलाव आने वाला है और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, वो अब अपनी हेल्थ का और भी ज़्यादा ख़्याल रखना चालू करेगा। सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर नील शाह, जिनने अपने सालों की एक्सपीरियंस से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। तो मैं राज हरियाणी फ्रॉम अर्बन डिजिटल स्टूडियो आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में कहीं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एंड प्लीज क्लिक द बेल आइकॉन सो आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच। यस।